न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो चैप्टर नंबर 5 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हम लोग कर रहे थे एंड यहाँ पे आ चुके थे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। उससे पहले जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है ये सारी हो चुकी है। इससे पहले सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं, सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सब कुछ करवा चुकी हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिगिन करते हैं। तो देखो, बाइनॉमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो दोनों जो थे आपके ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थे। अगर आपने सीक्वेंस में वीडियोस देखी होगी तो समझ में आ रहा होगा कि मैं डिस्क्रीट क्या बोल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कुछ क्या है, तो सीक्वेंस में वीडियो देख लेना। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब मैंने रैंडम वेरिएबल बताया था तब बताया था कि कॉन्टीन्यूस क्या होता है और डिस्क्रीट क्या होता है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। एंड 1733 में डिस्कवर किया था डी मॉर्वियन ने इसको। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी एक लिमिटिंग केस है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो अब देखो डेफिनेशन जरा इसकी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, ये एक कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और एक लिमिटिंग केस है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये तब यूज़ होता है जब n की वैल्यू बहुत बड़ी है और p और q जो है बहुत छोटे नहीं है। पॉइसन में क्या था, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें क्या था कि n की वैल्यू बहुत बड़ी है और p की जो वैल्यू है वो भी बहुत छोटी है। लेकिन इसमें क्या है कि n की वैल्यू बहुत बड़ी है और p और q जो है दोनों में से कोई भी बहुत छोटा नहीं है। तो अगर एक कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x को उसका हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं x का, इट इज़ सेड टू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस फॉर्मूले से आता हो तो, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर एक वेरिएबल है x, कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है x, उसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है जिस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे निकलता है इस फॉर्मूले से। क्वेश्चन में ये यूज़ नहीं होता बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे जो ये म्यू का साइन यूज़ हुआ है एक्स माइनस म्यू, ये म्यू है मीन, और जो नीचे डेल यूज़ हुआ है ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो ये सिग्मा का साइन है, डेल बोल दिया शायद मैंने ना, सिग्मा है ये, ठीक है। तो जो सिग्मा का साइन है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन आपका म्यू से आता है और जिसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से आता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जहाँ पे म्यू और जो ये सिग्मा है ये पैरामीटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, और एक्स को हम नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं। पता ही है आपको, पिछले क्वेश्चंस में हमने एक्स को पॉइजन वेरिएट या बाइनॉमियल वेरिएट करके क्वेश्चंस करे थे ना। जब हमने क्वेश्चंस देखे तो उसमें लिखा होता था कि फॉर एक्स एक पॉइजन वेरिएट है तो वहाँ पे n की वैल्यू ये है, p की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये क्या होता है ज़रा ये देख लेते हैं। एक फंक्शन f(x) है और जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब बोलेंगे जब वो इन दोनों सिचुएशंस को, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पहली क्या है f(x) gx माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट, उसका आंसर बनाना चाहिए। और दूसरी है द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x लाइज बिटवीन 1 a and b is given by the area bounded by the curve x axis and the coordinates x equal to a and x equal to b। ये फॉर्मूला है। कहने का मतलब क्या है कि एक रैंडम वेरिएबल x a और b के बीच में वो लाई करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो रैंडम वेरिएबल x a और b के बीच में लाई करेगा, वो प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगेगी हमें, जो कर्व है वो कितना एरिया बाउंड करता है एक्स एक्सिस। और देखो ये कर्व है, ये कर्व है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी ऑर्डिनेट है x इक्वल टू ए, ये आपका ऑर्डिनेट है x इक्वल टू बी। तो जो कितना एरिया ये बाउंड हो रहा है, जो शेडेड रीजन है, ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। डेफिनेशन कर लो सिर्फ, और यहाँ पर भी ये याद कर लो फॉर्मूला, क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होगा ये। अब जरा देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़। y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है जहाँ पे एफ एक्स इज गिवन बाई इक्वेशन 1, उसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, नॉर्मल कर्व, और उसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो ये कर्व नॉर्मल कर्व है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बेल शेप का कर्व है ये, है ना, सिमेट्रिकल है ये, कि जो ये x इक्वल टू म्यू वाली ये लाइन है ये इसको और इसको आधे आधे हिस्से में बांट रही है। तो इसका एरिया मान लो 0.1 0.5, इसका मान लो 0.5, ये पूरा कितना है 1। तो ये जो लाइन है इसको आधे आधे में डिवाइड कर रही है, तो ये 0.5 और ये 0.5, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, जो
कर्व है और जो एक्स एक्सिस जो एरिया बाउंड है वो इस फॉर्मूले से आपका आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की जो एक्स जो है वो ए और बी में लाई करता है वो किसके बराबर होती है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व योर एक्स एक्सिस एक्स ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए ऑर्डिनेट और एक्स इक्वल टू बी ऑर्डिनेट। अभी बताया ही था मैंने तुम्हें, ये दोनों पॉइंट तो बताए ही हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, ठीक है। और मीन मॉडियन मीडियन और मोड इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्साइड करता है यहाँ पे, जो एक्स इक्वल टू म्यू वाला पॉइंट है यहाँ पे मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है एफ एक्स की वैल्यू वैसे वैसे कम होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स की वो एक्स इक्वल टू म्यू पे होती है आपकी, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये एरिया वाला पॉइंट देखो, देखो ये एक्स इक्वल टू म्यू है, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स इक्वल टू म्यू है, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा हो गया। मान लो ये इतना डिस्टेंस सिग्मा है तो ये वाला यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया, एक्स इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा। सिमिलरली ये भी सिग्मा होगा, ये इतना अगर सिग्मा है तो उतना ही डिस्टेंस, ये बराबर डिस्टेंस है, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, तो ये सिग्मा ये भी सिग्मा। ये पॉइंट क्या होगा, एक्स माइनस सिग्मा, ये वाला पॉइंट ये हो गया एक्स माइनस सिग्मा। सिमिलरली ये सिग्मा ये भी सिग्मा, तो इतना ये इतना कितना हो गया 2 सिग्मा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक्स प्लस म्यू प्लस में 2 सिग्मा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू म्यू माइनस में 2 सिग्मा, ठीक है। सिमिलरली ये आगे आगे चलता जाएगा। अब एरिया जो नॉर्मल कर्व के अंडर कवर होता है, देखो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो एरिया आपका म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा, यानी कि जो ये इतना एरिया है म्यू प्लस सिग्मा और ये म्यू माइनस सिग्मा, ये वाला जो इन दो में जो ये एरिया है सारा, ये 68.27% एरिया कवर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से और यहाँ से जो एरिया ले ये सारा, ये चारों लाइंस आ जाएंगी, वो 95.45% एरिया कवर करता है। और जो ये वाला पॉइंट है म्यू प्लस में 3 सिग्मा और ये म्यू, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आ गया ये पूरा, ये कितना एरिया कवर करता है, 99.73% एरिया कवर करता है। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, ये जो कर्व है ये इस तरह से जा रहा है, यानी कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो ये एजम्प्टोट है। तो जो एक्स एक्सिस है वो एजम्प्टोट है इस कर्व की, ठीक है। यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, टेंजेंट है इस कर्व पे, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कर्व कैसा होता है, लेकिन ये हम क्वेश्चन में नहीं यूज़ करते। हम क्वेश्चन में जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, इजी है। अब ये सब क्यों समझाया मैंने, जब आपको सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता होगा तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो अब इसको समझो, एक्स एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होता है, ये बताया ही है, ये रहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है नॉर्मल कर्व की, इट डिपेंड्स ऑन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अगर इसमें देखो बाकी सारे तो कांस्टेंट है ना, ये पाई की वैल्यू ये सारी कांस्टेंट है, तो जो इसकी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड होती है, या तो आपके म्यू पे या आपके इस पे सिग्मा पे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं अगर म्यू और सिग्मा की, डिफरेंट कर्व्स हमें मिलेंगे तो डिफरेंट एरियाज हमें मिलेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ म्यू एंड सिग्मा। तो इसका मतलब इफ़ वी वांट टू टेबुलेट द एरिया अंडर अ नॉर्मल कर्व, हमें एक सेपरेट टेबल्स ऑफ नॉर्मल कर्व्स चाहिए होंगी जो इनकी वैल्यू जो है कुछ स्टैंडर्ड, बेसिकली हमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए होगी, इसीलिए हम स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इसके अंदर हम x वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं z से। जो ये x लिखा है इसको हम z से सब्स्टिट्यूट करते हैं और z की वैल्यू होती है x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल आ गया ना आपका, ये z जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। और इस केस में अगर देखो आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड पे पहुंचना है तो आप म्यू को पुट करते हो 0, यानी कि मीन तो 0, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1, यानी कि जो आपका ये सिग्मा है वो 1, ठीक है। तो z के टर्म्स में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है x का, जब आपको इसको चेंज करोगे तो ये बन जाएगा, बेसिकली जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है इसको हमने z पुट कर दिया तो ये बन गया आपका। ये वो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, बेसिकली ये ध्यान रख लेना कि इसको यहाँ जाते हो तो ये इसको हम z माइनस म्यू बाय सिग्मा को चेंज करते हैं z से, और जहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू सिग्मा की वैल्यू 1, ठीक है। तो जो कर्व बन गया आपका ये फाई ऑफ z, यहाँ पे था फाई ऑफ एफ एक्स, क्योंकि x क्या था,
वेरिएबल था, यहाँ z वेरिएबल है तो फाई ऑफ z आपका यहाँ पे क्या बन गया, कर्व बन गया। इस कर्व को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ठीक है, इस कर्व को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। और फिर अगर इस कर्व का मैं डेफिनेट इंटीग्रल ले लूँ, 0 से z1 ले लूँ मान लो, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल। और ये जो है ये आपको एरिया देता है अंडर द नॉर्मल कर्व z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू z1 पे, ठीक है। अब जो ये एरियाज़ हैं ये टेबुलेट करें हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ योर z और वो टेबल में दे रखे हैं। चलो ये छोड़ो, आप यहाँ देखो डायरेक्ट, ठीक है। अब z 0 और z1 के बीच में लाई कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन योर z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू z1, तो यहाँ से आएगा। ये सेम यही कॉन्सेप्ट है सेम, ठीक है। इसको ये है, ठीक है, बस यहाँ वैल्यूज चेंज करी है हमने। तो नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल है, बताया था ना मैंने तुम्हें कि इस पूरे को हम 1 मानते हैं, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल होता है इस लाइन से, तो ये 0.5 ये 0.5 होता है ना, सिमेट्रिकल है नॉर्मल कर्व। तो जो मीन है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा का, वो क्या है, 0 है। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है इट इज़ सिमेट्रिकल अबव द लाइन z इक्वल टू 0। मैंने बताया ना अभी तुम्हें कि यहाँ से अगर यहाँ शिफ्ट करना है, नॉर्मल से आपको स्टैंडर्ड पे शिफ्ट करना है, तो आप म्यू को क्या पुट करते हैं, 0। और हम जब ये वाली सिंपल लेते हैं कर्व, तो x इक्वल टू क्या है, म्यू। x को हम किस में चेंज कर रहे हैं, z में, और म्यू को हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इधर z इक्वल टू 0 बन जाएगा, यही इसने बोला है, ठीक है। बाकी ये एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि ये 0.5 होगा, ये 0.5 होगा। अब वर्किंग रूल क्या है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है नॉर्मल वेरिएट x की, वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है, वो देखते हैं। तो अभी तक सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, डेफिनेशन 1 नंबर में आ सकती है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है 1 नंबर में आ सकता है। इसी कुछ 2-3 प्रॉपर्टी बताइए कि सिमेट्रिकल है और ये x एक्सिस को टच नहीं करती है, कर्व जो है इसके अंडर का एरिया से हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है ना। और ये जो है थोड़ा सा ये पैसे आएगा नहीं 1 नंबर में, बट ठीक है, पता लग गया आपको। नॉर्मल पढ़ने के बाद हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड में आपको पता होना चाहिए कि इसको z से रिप्लेस करते हैं और ये 2 वैल्यूज़ हम लिखते हैं, इसको हम नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। और ये जो आपका फंक्शन है, ये जो फंक्शन आया है ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है ये वाला, और ये z इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये जो इंटीग्रल है ये प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल है, जहाँ से आपको एरिया पता लगता है। और बाकी वर्किंग रूल आपका क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को हम डिफाइन करते हैं पहले, तो जहाँ पे ये आपका मीन है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। वैल्यूज़ ऑफ x निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2। तो जो वैल्यूज़ हैं z की उसको हम z1 z2 मान लेते हैं। फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है x की कि वो x1 और x2 के बीच में लाई करे, वो इस फॉर्मूले से आती है। फिर हम इसको निकालते हैं z के रिस्पेक्ट में, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। एग्जांपल्स जो सारे एग्जांपल्स हैं 10 एग्जाम्पल हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है फिटिंग अ नॉर्मल कर्व। तो एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देख लो, तब आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सारा क्या बोल रही थी मैं, क्या इनका मतलब है। यहाँ पे हमने सिर्फ थ्योरी करी है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट वीडियो से ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये देखेंगे।